सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Prajapati and today we are going to discuss about class 10th NCERT chapter life process. प्रिय बच्चों, मैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पे डिस्कस कर चुका हूँ और इससे पहले मैं हीमोडायलिसिस पर भी डिस्कस कर चुका हूँ और हीमोडायलिसिस को आपने देखा था या आर्टिफिशियल किडनी के विषय में, तो थोड़ा सा और भी नॉलेज है, हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। बेटा थिंक इट ओवर ना, आइए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग विचार करते हैं कि आर्गन डोनेशन, अंगदान, आपने सुना होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, आर्गन डोनेट करते हैं, अंगदान करते हैं। तो यदि अंगदान करते हैं तो क्या मतलब है इसका? आर्गन डोनेशन इज ए जेनरस एक्ट डोनेटिंग एन आर्गन टू पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ आर्गन्स। बेटा जो आर्गन डोनेट किया जाता है यह एक, अगर कहा जाए, जेनरस या बहुत उदार कार्य है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को आर्गन डोनेट किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य ना कर रहा हो। बात समझ गए ना? जिसका कोई अंग ठीक से कार्य ना कर रहा हो तभी तो उसको आर्गन डोनेट किया जाएगा। डोनेशन ऑफ एन आर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज हर फैमिली। तो बेटा यह जो आर्गन डोनेट किया जाता है तो कह सकते हैं कि जो अंगदान दाता होते हैं या उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। डोनेशन ऑफ एन आर्गन में बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज फैमिली, उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा ही किया जाता है। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन आर्गन एंड टिश्यू डोनर। तो यह आर्गन्स एंड टिश्यू दान दाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखती है, ठीक है ना, कि कितने वर्ष का है या किस लिंग का है, इससे कोई मतलब नहीं होता है आर्गन को डोनेट करने में। आर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन। बेटा जो आर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है, तो यह किस लिए किया जाता है? किसी व्यक्ति के जीवन को बचा लिया जाए या बदल दिया जाए, ठीक है ना, उसके जीवन को बचा या बदल सकता है, ये आप कह सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर बिकॉज रिसिप्ट ऑर्गन्स हैज़ बीन डैमेज और हैज़ फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी। तो आप जानते हैं बेटा कि जो रिसीव करने वाला रिसिपेंट जो होता है, मीन्स कह सकते हैं ग्राही के आर्गन्स, अंग अगर ख़राब हो जाएं या बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाएं, तभी उनको अंग प्रत्यारोपण या आर्गन ट्रांसप्लांट करना आवश्यक हो जाता है। इन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन द आर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम वन पर्सन आर्गन डोनर एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन द, क्या हो सकते हैं, रिसिपेंट, जो ग्राही वाले हैं, जिनको क्या किया जाएगा, जो अंग लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आर्गन डोनेट में किसी एक व्यक्ति या डोनर कह सकते हैं, डोनर के शरीर से
सर्जिकल द्वारा मेथड द्वारा अंग को ऑर्गन्स को निकाल करके किसी अदर पर्सन या रिसिपेंट्स के बॉडी में क्या किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कॉर्निया, किडनीज, हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सामान्य जो ट्रांसप्लांट किया जाता है नॉर्मल किसी की, आप बताते हैं ना कि यहाँ का कौन सा भाग दान किया जाता है, आँख का या आई का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा बेटा क्या होते हैं सामान्य ट्रांसप्लांट में, जैसे कार्निया हो सकता है ना, और किडनी, हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो, ये जो है ट्रांसप्लांट में शामिल हैं, ठीक है ना, आर्गन डोनेट करने में शामिल किया गया है। और देखा जाए तो मोस्ट आर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर्स जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डेड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स ए पर्सन ब्रेन डेड। अधिकांशतः जो आर्गन डोनेट किया जाता है वह टिश्यू डोनेट किया जाता है तो दाता की मृत्यु के ठीक बाद ही होता है ये, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के क्या कर दे, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित कर दे ही नहीं, तो डोनर हैज डेड व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स पर्सन ब्रेन डेड, जब डॉक्टर उसके मस्तिष्क को, ब्रेन को जो है क्या डेड घोषित कर दे तब। बट सम ऑर्गन्स सच एज किडनी, पार्ट ऑफ ए लीवर, लंग्स एटसेट्रा एंड टिश्यूज कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। और भी आप समझ सकते हैं कि लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जैसे कि किडनी ना, और पार्ट ऑफ ए लीवर, लंग्स इत्यादि, इन ऊतकों का दान डोनर के जीवित होने पर भी किया जा सकता है, ठीक है ना, अलाइव मीन्स जीवित होने पर भी किया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी आपके लिए ये नॉलेज थी, और इस पे हम लोग जो है अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अभी तक तो हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग ध्यान देंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की अगर बात किया जाए तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट जो है दिखे। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो पादप क्या बेटा प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं क्या, इनमें कोई प्लांट्स में एक्सक्रीशन करने वाले ऑर्गन्स भी होते हैं? तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इसको आप पहले समझिए, फिर आप उसका आंसर दीजिए। तो देखिए, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पादपों में या प्लांट्स में उत्सर्जन कैसे होता है कि प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन दैन दोज ऑफ एनिमल्स। बेटा प्लांट एक्सक्रीशन के लिए एनिमल से बिल्कुल भिन्न डिवाइस प्रयुक्त करते हैं, बिल्कुल भिन्न स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रू ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस में जनित ऑक्सीजन भी क्या है, कह सकते हैं कि जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी आप कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है। फोटोसिंथेसिस में जनित ऑक्सीजन भी वेस्ट प्रोडक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये भी कहा जा सकता है वेस्ट प्रोडक्ट ना। आइए We have discussed earlier how plant deal with oxygen as well as CO2। तो यहाँ पे हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि प्लांट्स जो है ऑक्सीजन, RO2 तथा CO2 के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
तो दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, वे अतिरिक्त वाटर से ट्रांसपायरेशन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। उनकी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा वाटर हो जाए तो ट्रांसपायरेशन के द्वारा जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। फॉर अदर वेस्टेज प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन दो सम पार्ट्स सच एज लिप्स। तो प्लांट्स में बहुत से टिश्यू डेड सेल्स के बने होते हैं। प्लांट्स में बहुत से टिश्यू डेड सेल्स के बने होते हैं और वे अपने सम पार्ट्स कुछ भागों जैसे कि लीफ का क्षय भी कर सकते हैं। पत्तियां गिरती हैं कि नहीं प्लांट से, हाँ, उसको नष्ट भी करते हैं। क्षय करना मीन्स या गिरना या नष्ट करना, ठीक है ना। तो पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं उनके वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ ना। तो इस तरह से जो है पत्तियां उनका गिर जाती हैं, क्षय हो जाती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एट द रेजिन एंड गम्स। तो यह भी कह सकते हैं ना कि बहुत से प्लांट में जो अपशिष्ट या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेलुलर वैक्यूल में स्टोर रहते हैं। तो प्लांट से गिरने वाली लीफ में भी अगर देखा जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है स्टोर रहते हैं। अन्य वेस्ट प्रोडक्ट में, अदर वेस्ट प्रोडक्ट में अगर बात किया जाए तो क्या स्टोर होते हैं, रेजिन हो सकता है गेंद के रूप में या विशेष रूप से पुराने जाइलम में ये संचित रहते हैं। रेजिन एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, पुराने जाइलम में ये स्टोर रहते हैं। सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। और कहा जाए कि प्लांट्स भी कुछ जो वेस्ट मटेरियल को अपने आसपास की सॉइल में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है बताना है कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको सबसे पहले यही समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये आप समझ सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म, क्रियाविधि का क्या करना है, आपको वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो पहले तो मैं आपको इसकी जो है स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है, और स्टोरी से ही आप जो है समझ जाएंगे। तो नेफ्रॉन का मैंने भी पहले बताया था ना कि बेटा नेफ्रॉन जो है यह बहुत इम्पॉर्टेंस है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। जो उत्सर्जी अंग हैं मीन्स किडनी, उसका जो है क्रियात्मक संरचनात्मक क्या होते हैं, यूनिट होती है किडनी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, याद कर लीजिएगा, एकदम 100% बोल रहा हूँ। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, लॉन्ग में भी मिल सकता है या शॉर्ट में भी मिल सकता है विथ डायग्राम। डायग्राम केवल पूछेगा तो केवल शॉर्ट में पूछेगा और नहीं तो लॉन्ग पूछेगा बेटा, तो ये इसको बहुत पूछता है। तो आप याद रखिएगा कि मैं आपको अभी से ही शुरुआत से ही मैं वो स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ कि बेटा जो वही पढ़िए आप, जिससे कि आप बहुत अच्छे नंबर जो है ला सकते हैं। तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, मैं आपको इसकी स्टोरी सुना रहा हूँ, आप समझिएगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसकी जो है मैकेनिज्म को आपको बताना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए,
आपका ये नेफ्रॉन बना हुआ है। बस इसी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को आपको क्या करना है, बनाना है और इसको डिस्क्राइब करना है, और ये फंक्शन कैसे कर रहा है, इसकी क्रियाविधि क्या है, उसके विषय में आपको ये लिखना है। तो बस यहाँ से मैं आपको यहाँ तक अभी बता चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। एक बार फिर इसकी स्टोरी बता देता हूँ। तो बेटा देखिए, किडनी का ऊपरी सिरे पर कप शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कप शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ है कप शेप्ड का? ये देखो स्ट्रक्चर है कि नहीं है? ये यहाँ पे आपने देखा कि कप शेप्ड एक क्या है, स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और बोमेन कैप्सूल का निचला सिरा नली के आकार का होता है। कैसे होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, और ये कहाँ पे ओपन हो रहा है? ये आपके यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो बोमेन कैप्सूल में बहुत पतली पतली वाल वाली ब्लड सेल्स का क्या होता है, गुच्छा होता है। जो आपने कप शेप्ड ये देखा ना, इसी में बहुत पतली पतली सेल वाली क्या होती हैं, ब्लड सेल्स का गुच्छा होता है। तो इनिशियल फिल्ट्रेशन में सम सब्सटेंस, कुछ पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और प्रचुर मात्रा में वाटर रह जाते हैं। जैसे जैसे यूरिन इस ट्यूब में प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, तो क्या करते हैं, इन पदार्थों का सिलेक्टिव रिब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन पदार्थों का सिलेक्टिव रिब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे बेटा, ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डायग्राम बनाइएगा और इसका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म भी आपको याद रखना है, ठीक बेटा। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन बता रहा है कि व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। बेटा, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए प्लांट्स किन मेथड का यूज करते हैं? कौन कौन से मेथड हैं जिनका यूज करते हैं? तो यही आपको बताना है, ठीक है, कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए प्लांट्स किन मेथड का यूज करते हैं। तो बेटा हम आपको फिर बता देते हैं इसकी स्टोरी। तो देखिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से छुटकारा पाने के लिए प्लांट्स किन विधियों का यूज करते हैं। तो बहुत से तरीके हैं, जैसे कि अनेकों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सेल्स के, ठीक है ना, धानियों में स्टोरेज रहते हैं। प्लांट सेल्स में तुलनात्मक कंपैरेटिवली रूप से बड़ी बड़ी क्या होती हैं, धानियाँ होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है ना, धानियाँ या वैक्यूल्स जिसे कहते हैं। और कुछ कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लीफ में स्टोरेज रहते हैं। अभी अभी हमने उसको डिस्क्राइब किया है आपके सामने, अभी का है, इसे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो वो भी हमने बताया था ना कि कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लीफ में भी स्टोरेज रहते हैं और वो पत्तियों के गिरने के साथ ही हट जाते हैं। पत्तियाँ गिर जाती हैं कि नहीं, ठीक है। और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कि रेजिन, गम ना, स्पेशली रूप से निष्क्रिय पुराने जाइलम में स्टोर रहते हैं, ठीक है। कुछ उत्सर्जक उत्पाद जैसे कि टैनिन, रेजिन, गम छाल के उतरने के साथ ही हट जाते हैं। और पादप कुछ उत्सर्जक पदार्थों का उत्सर्जन जड़ों के द्वारा मृदा में भी करते हैं। तो बेटा ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको जो है इसका आंसर नोट करना है, ठीक है ना। कहाँ से? बस ये यहीं पर से हमने आपको बताया है, ठीक है ना। तो सेकंड का आंसर आप जो है, जो भी हमने डिस्क्राइब किया उसको आपको यहाँ से नोट कर लेना है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड ना।
अभी क्वेश्चन आया था ना जब हम पढ़ा रहे थे कि मूत्र बनने की मात्रा का या यूरिन बनने की मात्रा का रेगुलेशन या नियमन किस प्रकार होता है ना। अभी हमने इसको देखा था जब थ्योरी पढ़ रहे थे ना, तो ना याद हो तो हम दिखा देते हैं अभी अभी आपको। ये यहाँ पे ये हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसी का आंसर इसके आगे हम लोगों ने अभी डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो आइए हम भी इसकी स्टोरी बता देते हैं कि मान लीजिए मूत्र बनने का नियमन किस प्रकार से होता है। तो जो यूरिन की मात्रा पानी के रिएब्जॉर्प्शन पर प्रमुख रूप से डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है यूरिन की मात्रा? वाटर के रिएब्जॉर्प्शन पर प्रमुख रूप से डिपेंड होती है। और किडनी ट्यूब्यूल्स द्वारा वाटर की मात्रा का रिएब्जॉर्प्शन कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर की कितनी मात्रा है जिसको निकालना है। जब बॉडी के टिश्यू में पर्याप्त वाटर है तब एक बड़ी मात्रा में डाइल्यूट यूरिन का उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन होता है। और जब बॉडी के टिश्यू में वाटर की मात्रा अगर कम है तब क्या होगा? कंसंट्रेशन या सांद्र यूरिन की थोड़ी सी मात्रा एक्सक्रीट होगी, ठीक है ना। तब जो है कैसा होगा? यूरिन कंसंट्रेटेड होगा और थोड़ी सी मात्रा उत्सर्जित होगी। सेकंड हम आपको बता देते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि कितने घुलनशील अगर एक्सक्रेटरी हो, विशेषकर आप कह सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड तथा साल्ट आदि का बॉडी से क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। जब बॉडी में घुलनशील एक्सक्रेटर या एक्सक्रीशन या एक्सक्रेटरी वेस्टेज की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, कि मात्रा जो है अधिक हो जाए तो यहाँ पे भी हमने बताया कि जब मात्रा जो है क्या हो जाए? अधिक हो जाए। जब बॉडी में घुलनशील एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की मात्रा अगर अधिक है तब उनके एक्सक्रीशन के लिए वाटर की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः यूरिन की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाती है। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लो इसको बहुत छोटा सा 1 से 2 लाइन में कि हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। तो आप लिख सकते हैं कि बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन बोमेन कैप्सूल, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन स्पेशली ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर था। और इसके बाद कुछ व्हाट यू हैव लर्न, आइए इसको भी देख लेते हैं। व्हाट यू हैव लर्न, तो बेटा अभी तक आपने क्या सीखा? पूरा चैप्टर हमने पढ़ा दिया। तो कुछ फैक्ट दिए गए हैं लास्ट में। मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप कैन बी टेकन एज द इंडिकेशन ऑफ लाइफ। विभिन्न प्रकार की गतियों को क्या माना गया है बेटा? सूचक माना गया है। मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप, कई प्रकार की जो गतियाँ होती हैं, कैन बी टेकन एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ, इसे जीवन का सूचक माना गया है। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर्स प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब जीवन के किसके लिए बेटा? जीवन के लिए या लाइफ के लिए, सुरक्षा के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स ना विथ इन द बॉडी एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट दिया गया है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व
the intake of simple organic material from the environment and using an external energy source like the sun to synthesize complex high energy organic material। बेटा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व की बात किया जाए तो इन्वायरमेंट से ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल ले करके और क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लाइक जैसे सन का या सूर्य का यूज करके हाई एनर्जी वाले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होता है कि दूसरे जीवों के द्वारा तैयार किए गए कॉम्प्लेक्स मटेरियल का क्या किया जाता है, इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण किया जाता है, इनटेक किया जाता है। अच्छा, इन ह्यूमन बींग्स मनुष्यों में की बात किया जाए द फूड ईटन इज ब्रोकन डाउन बाय वेरियस सिस्टम एलॉन्ग द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू बी सेंट टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। तो ह्यूमन बींग्स में खाए गए भोजन का क्या करते हैं बेटा, आप लोग विखंडन कर देते हैं, फिर तोड़ डालते हैं और उसको कहाँ पे, वेरियस टाइप में ना, ब्रोकन डाउन बाय वेरियस टाइप एलॉन्ग द एलिमेंट्री कैनाल। आपकी भोजन नली के अंदर ये कई चरणों में होता है तथा क्या होता है, डाइजेशन होने के बाद जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब करके शरीर की सभी कोशिकाओं में उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट्स की भी, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज द ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आप कह सकते हैं कि किसके समय, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के समय, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के समय, श्वसन के समय क्या हो सकता है कि श्वसन तो मान लीजिए एनारोबिक और एरोबिक दोनों हो सकता है। तो इससे पहले हम पढ़ रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, विखंडन हो जाता है, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू द प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिससे एटीपी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और एटीपी का यूज सेल में होने वाले अन्य एक्टिविटीज़ को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। रेस्पिरेशन में भी एरोबिक और एनारोबिक, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एरोबिक और एनारोबिक हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मेक्स मोर एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म। आप कह सकते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन से जीव को बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। इन ह्यूमन बींग्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज फंक्शन ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन, CO2, भोजन और अन्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे पदार्थों का क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ये कार्य होता है। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आपके हार्ट आते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आते हैं। ठीक है, हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड एंड अदर मटेरियल्स इज ए फंक्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अभी हमने बताया था कि जो हायर प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स, फूड, अन्य मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, संवहन किया जाता है, वो किसका कार्य होता है, जाइलम एंड फ्लोएम का। इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड आर रिमूव्ड बाय द नेफ्रॉन इन द किडनीज। आप समझ सकते हैं कि मनुष्य में, मैन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, विलेय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में किडनी में नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। प्लांट यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। प्लांट जो होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल से छुटकारा प्राप्त पाने के लिए जो है विभिन्न टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट मटेरियल में बी स्टोर्ड इन द सेल वैक्यूल्स, सेल वैक्यूल्स कोशिका धानी, आर एज गम एंड रेजिन।
गोंद वगैरह ना। रिमूव्ड इन द फॉलिंग लीव्स, पत्तियाँ जो गिर जाती हैं, आर एक्सक्रेटेड इनटू सराउंडिंग सॉइल, ठीक है ना, और अपने आसपास मृदा में भी ये उत्सर्जित कर देते हैं। तो इस तरह से बेटा आज ये आपका चैप्टर हमने समाप्त किया। अब हमारी इसी तरह ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप सबसे पहले अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जितने भी मेरे प्यारे बच्चे सब इसको शेयर कर दीजिए, और जितनी अधिक संख्या हो जाएगी उतना ही आपको ऑनलाइन क्लास लेने में आराम रहेगा, ठीक है। तो कोई भी बच्चा मिस मत करना, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सब के सब इसको शेयर करें। आज मैंने आपके लिए ये चैप्टर जो है लगभग 18-19 लेक्चर में जो है ये चैप्टर समाप्त किया हूँ। बहुत ही मेहनत किया हूँ बेटा आपके लिए, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया हूँ। मेहनत भी करता हूँ, समय भी करता हूँ, मेमोरी जो भी नेट पैक मिलता है 150 रुपये का, उसको भी मैं 2-4 GB पर डे आपके लिए खर्च कर देता हूँ। तो बेटा अपने सर के लिए तो इतना बनता है कि आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बेटा। बस यही मेरी ताकत है, और आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जब मैं क्लास में होता हूं तो मैं आपको मोटिवेट करता हूं। अब मैं क्लास में ना होकर के ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं तो आप मुझको तभी मोटिवेट करेंगे जब आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यह आज की ये चैप्टर यहीं से एंड होता है बेटा। हम इसके बाद जो आपके NCERT में जो एक्सरसाइज दिया गया है उसके भी क्वेश्चन आंसर हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको सब सॉल्व कराएंगे। बस एक बात आपको याद रखना है कि जब भी मेरा ऑनलाइन वीडियो लेक्चर आपको मिले तो आप उसको लाइक शेयर अवश्य करिए, और एक बार नहीं हज़ारों बार करिए, जितनी बार हो सके। जितनी बार आप शेयर करते हैं अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में या सोशल मीडिया पे, तो उतना ही बेटा आप समझिए संख्या बहुत आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। जब आप संख्या बढ़ा देंगे बेटा तो मुझको आपकी ऑनलाइन क्लास देने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। नहीं तो बेटा प्रॉब्लम्स हो जाएगी तो फिर मैं आपको ऐसे फ्री लाइन नॉलेज कैसे दे पाऊँगा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो आप बेटा इतना तो आप मेरा सपोर्ट करें, मेरा साथ दें कि आप इसको खूब शेयर करें, अपने मित्रों में अधिक बार शेयर करें। और जितना अधिक बार आप शेयर करेंगे, संख्या आप देख रहे हैं कि अभी पर्याप्त नहीं, बहुत कम है, लेकिन मैं बेटा आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए ट्राई करिए कि संख्या को बढ़ाइए अपने मित्रों में। जिसका नंबर ना हो तो नंबर ले करके व्हाट्सएप करिए मेरे पे, मैं उसको ऐड करता हूँ, वो ऑनलाइन क्लास ले, अपने इस तरह से अपना टाइम का यूज करे, ठीक है बेटा। नहीं तो फिर कम टाइम में बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अलविदा, नमस्ते, लव यू ऑल।